हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से बीए सेकेंड ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर की क्लास में मैं डॉक्टर रीना मुदगल आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, कल का जो हमारा वीडियो था उसमें संघात्मक व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा था कि संघात्मक शासन कौन सा शासन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि केंद्र और राज्य के मध्य जहाँ शक्तियाँ बटी हुई होती हैं, शक्तियों में विभाजन पाया जाता है, वहाँ संघात्मक शासन होता है। फिर हमने देखा था कि संघात्मक शासन मोस्टली कितने देशों में है, लगभग 25 देशों में है। फिर संघात्मक शासन के मेन हमने देश भी देखे थे कि कौन से देश में कौन से वर्ष में संघात्मक शासन को अपनाया गया था। उसके बाद हमने देखा कि संघात्मक शासन के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और भारत के जो संविधान है उसमें संघात्मक शासन के कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो वो हमने देख लिया था कि लिखित संविधान होना चाहिए, कठोर संविधान जो है वो कठोर होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, न्यायपालिका हमारी निष्पक्ष होनी चाहिए, एकीकृत होनी चाहिए और संविधान जो है सर्वोच्च होना चाहिए, उच्च सदन जो है वो राज्यों का होना चाहिए। तो वो सारी विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। फिर मैंने आपको बताया था कि संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। पीटी चाको की डेफिनेशन थी कि भारतीय संविधान शरीर से तो संघात्मक है लेकिन आत्मा से एकात्मक है। तो वो विशेषता जो है पूरी तरह से खरी उतरती है भारतीय संविधान पर। अब आज का जो टॉपिक है वो है हमारा भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण क्या क्या हैं। तो संविधान में एकात्मक लक्षण जो है वो दो प्रकार के पाए गए हैं। कुछ तो भारत के जो संविधान है उसमें अंतरंग तत्व हैं और कुछ बहिरंग तत्व हैं। तो सबसे पहले हम जो मेन हैं वो देखते हैं। पहला जो पॉइंट है एकात्मक लक्षणों का वो है इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारा जो भारत का संविधान है उसमें नागरिकता जो है हमारी एक ही दी गई है। आपको पता है कि वोटर आईडी हमारा एक ही है, केंद्र और राज्य का अलग अलग नहीं है, पूरे देश का एक ही होता है। और आधार कार्ड में जो हमारे नंबर होते हैं वो एक ही होते हैं, पूरे देश के एक ही होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान के निवासी होने के नाते आपको राजस्थान के अलग से नंबर दिए जाएंगे और भारत के निवासी होने के नाते भारत के अलग से दिए जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ पर इकहरी नागरिकता पाई गई है, यानी कि केंद्र और राज्यों में एक ही प्रकार की नागरिकता को यहाँ पर समाहित किया गया है। इकहरी नागरिकता अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन देशों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता है, एक ही नागरिकता है। दूसरा है संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। संघ व राज्यों के लिए एक ही संविधान। दूसरी विशेषता है इसकी कि भारत जो है, भारत में हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया था तो उस समय बहुत सारे स्टेटों में भारत डिवाइड था, आप सभी को पता है। तो डिवाइड होने के बावजूद भी भारत के लिए संविधान बनाया गया, ना कि राज्यों के लिए। उसी के अंदर राज्यों के प्रावधान दे दिए गए। जैसे कुछ राज्यों को विशेष दर्जा भी दिया गया है, लेकिन उन राज्यों को अलग से संविधान नहीं है। जम्मू कश्मीर इसका अपवाद हुआ करता था और अब जम्मू कश्मीर में भी धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है, तो वो भी इक्वल हो गया है, राज्य की श्रेणी से ही बाहर निकाल दिया गया है उसको। तो वो भी परिस्थिति अब नहीं रही है। अब संघ और राज्य दोनों के लिए भारत का संविधान एक है, राज्यों का अलग से संविधान नहीं है। तीसरी विशेषता है सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र, इसका मतलब क्या है
केंद्र हमारे यहाँ पर मजबूत है, सशक्त है। मैंने आपको बताया था कि संघात्मक व्यवस्था में जो शक्तियाँ हैं वो डिवाइड की जाती हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है, कुछ पर राज्य को होता है, और तीसरा जो समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र भी कानून बनाता है और राज्य भी कानून बनाता है, और अवशिष्ट विषय जो होते हैं उन पर केंद्र कानून बनाता है। जैसे देखिए संघ सूची कानून बनाएगा केंद्र, राज्य सूची कानून बनाएगा राज्य, समवर्ती सूची केंद्र प्लस राज्य, और अवशिष्ट विषय केंद्र। तो यहाँ पर देखिए केंद्र कितनी बार आया, 1, 2 और 3। तो केंद्र क्या हुआ, सशक्त हुआ, मजबूत हुआ। कहने को राज्य के पास अधिकार दिए, लेकिन अंतिम रूप से जो अधिकार मान्य होंगे वो किसके होंगे, केंद्र के ही होंगे। तो यहाँ हमारी तीसरी विशेषता है एकात्मक लक्षणों की, सशक्त केंद्र। इस प्रकार भारत का जो संविधान है वो केंद्र को मजबूत बनाता है। अब देखिए एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ आपको। मैंने उस दिन बताए थे कि संघ सूची में वर्तमान में 100 विषयों को शामिल कर लिया गया है, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए हैं। तो संघ सूची के मुख्य विषय हैं जैसे रेल विभाग है, जहाज रानी, हवाई यातायात, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, यूएनओ भी आता है उसी में, विदेशिक संबंध है, नौसेना है, सेना है, टेलीफोन है, हवाई सेना है, डाकतार हैं, बैंक हैं, टैक्स हैं, सेवा कर, आयकर, कृषि को छोड़ दीजिए, जनसंख्या है। तो ये सारे राष्ट्रीय सड़क मार्ग हैं, ये सारे संघ सूची के विषय हैं। इसके अलावा राज्य सूची में पुलिस है, जेल हैं, अदालतें हैं, हाई कोर्ट को छोड़ के अस्पताल, सफाई, पशु स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, मत्स्य पालन, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, बाट नाप आदि राज्य सूची के मुख्य विषय हैं। समवर्ती सूची में शिक्षा है, दीवानी फौजदारी मुकदमे हैं, श्रम कल्याण है, कारखाने हैं, समाचार पत्र, पुस्तिका, वन नियोजन, प्रदूषक नियंत्रण, परिवार नियोजक और मानक तैयार करना आदि जो विषय हैं वो किसके हैं, समवर्ती सूची के हैं। तो ये कुछ एक विषय हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब उसके बाद चौथा पॉइंट हम देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, एकीकृत न्याय व्यवस्था। एकीकृत न्याय व्यवस्था, इसका मतलब क्या है कि भारत की जो संविधान है उसमें हमारी जो न्यायिक व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय। हाई कोर्ट राज्यों में है, लेकिन हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की शाखाएं माना जाता है। अंतिम रूप से जो निर्णय मान्य होगा वो किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का। तो न्याय व्यवस्था भी काफ़ी हद तक एकीकृत है, मतलब न्यायालयों पर व्यापक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट स्थित है हमारा, वो न्यायिक शिखर पर है, वो न्याय की अंतिम चरण है, अंतिम व्यवस्था है, सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है हमारा कि संसद राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन में समर्थ है। संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने में समर्थ। अब यहाँ संसद को सर्वोच्चता दे दी गई है क्या, कि भारत की जो संसद है अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को ये अधिकार है कि उसके द्वारा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में कमी भी की जा सकती है, वृद्धि भी की जा सकती है। कमी कैसे की जा सकती है कि 2 राज्यों को मिलाकर एक ही राज्य बना दिया गया। वृद्धि की जा सकती है कि एक ही राज्य के 2 भाग यानी कि 2 राज्य बना दिए गए। और इसके अलावा नामों में भी परिवर्तन कर सकती है, उनकी सीमाओं में भी कटौती कर सकती है। तो ये सारे कार्य
संसद करेगी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण भी किया जा सकता है, राज्य के नामों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी क्या है, संसद सर्वोच्च है। संसद जो है वो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने में पूरी तरह से समर्थ है। छठा पॉइंट क्या है, आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध, इसका मतलब क्या है कि जब इमरजेंसी होगी, आपातकाल लागू कर दिया जाएगा, तो उस समय केंद्र के कानून ही मान्य होंगे। भारतीय संविधान सामान्य काल में तो संघात्मक बना रहेगा, लेकिन संकट के समय बिना संशोधन के एकात्मक रूप दिया जा सकता है। संकट काल में ये भी पॉसिबल है कि राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का अधिकार केंद्र को हो जाता है, अर्थात संसद को दे दिया जाता है। तो इस प्रकार राज्यों की स्वतंत्रता का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। सामान्य काल में राज्य अपने विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी जब होगी, आपातकाल जब लागू होगा, तो उस समय संसद को ही सारे अधिकार दिए जाएंगे। अगला है, राज्यसभा में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्यसभा में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं है। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य संघात्मक देशों में संघ की छोटी बड़ी इकाइयों को व्यवस्थापिका का जो दूसरा सदन होता है उसमें समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, लेकिन भारत में राज्यसभा में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। यहाँ पर हमारे, मैंने उस दिन भी बताया था कि क्षेत्र का आकार और किस पर डिपेंड करता है, जनसंख्या पर यहाँ पर डिपेंड करता है। क्षेत्र का आकार और जनसंख्या पर यहाँ पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ देखिएगा कि राज्यसभा में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं है। इसका अर्थ है कि जैसे दूसरे देशों में, अमेरिका में मान लीजिए 50 राज्य हैं, तो 50 में से 100 जो है कैंडिडेट, हर राज्य को 2 कैंडिडेट देने का अधिकार होता है, उम्मीदवार देने का अधिकार होता है, इक्वल, समान। राजस्थान, यहाँ भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राजस्थान में संख्या अलग होगी। जैसे राजस्थान में यहाँ राज्यसभा की सदस्य संख्या मात्र 10 है, हरियाणा में 5 है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर यूपी में होती है। तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया गया है। इसके विपरीत अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि जो संघात्मक देश हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। 8वां पॉइंट है हमारा, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं अभी वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हमारे यहाँ पर हैं? 3 हैं। कौन कौन सी हैं आप सभी को पता है। IAS है, IPS है, IFS है। 3 अखिल भारतीय सेवाएं यहाँ पर हैं, IAS, IPS और IFS। मान लीजिए नई अखिल भारतीय सेवा निर्मित करनी है तो वो अधिकार किसको होगा? वो राज्यसभा को ही है। अमेरिका व भारत में केंद्र और राज्यों की अलग अलग लोक सेवाएं हैं, लेकिन अखिल भारतीय सेवाएं दोनों के लिए एक ही हैं। अब ये जो IAS, IPS, IFS मैंने बताया, ये केवल केंद्र में नहीं, राज्यों में नहीं, अलग अलग राज्यों की कोई एक नहीं होगी, बल्कि केंद्र ही इन परीक्षाओं को, हमारी जो UPSC है, संघ लोक सेवा आयोग है, वो आयोजित कराता है, वही चयन करता है, वही प्रशिक्षण देता है। तो केंद्र का संघ लोक सेवा आयोग ही यहाँ पर मान्य है। अखिल भारतीय सेवाएं
केंद्र ही आयोजित करता है, वही चयन करता है, वही प्रशिक्षण देता है, राज्य नहीं देता है। 9वां पॉइंट देख लीजिए, राज्यपाल की नियुक्ति। अब आप सभी को पता है कि राज्यपाल कहाँ से चुनकर आता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति यानी कि राज्यपाल चुन के आएगा कहाँ से? केंद्र से चुन के आएगा। केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल काम करेगा और राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार जो है राज्य पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है, कंट्रोल बनाए रखती है। तो ये भी एक कारण हुआ। उसके बाद है एकीकृत निर्वाचन व्यवस्था। 10वां पॉइंट है एकीकृत निर्वाचन व्यवस्था। अब आप सभी को पता है कि निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग न केवल केंद्रीय चुनाव बल्कि राज्य विधानमंडल के चुनाव भी करवाता है और इस इकाई की स्थापना राष्ट्रपति करता है। राज्य इस विषय में कुछ नहीं कर सकता, जबकि अमेरिका में राज्य के और संघ के चुनाव आयोग अलग अलग हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। निर्वाचन व्यवस्था भी हमारे यहाँ पर एकीकृत है। चुनाव आयोग जो है वो केंद्रीय चुनाव यानी कि संघ केंद्र के जो चुनाव होते हैं वो भी करवाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, संसद का चुनाव है, वो भी करवाता है। इसके अलावा विधानमंडल यानी कि विधानसभा के चुनाव भी कौन कराएगा? वही निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग केवल क्षेत्रीय चुनाव ही करवाता है। फिर उसके बाद 11वां पॉइंट है हमारा संविधान का लचीलापन। यहाँ लिख रही हूँ, संविधान का लचीलापन बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे ही पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। इसमें क्या आएगा कि अन्य संघात्मक देशों की तुलना में भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो कम कठोर है। संविधान के एक बड़े हिस्से को संसद द्वारा साधारण और विशेष बहुमत से संशोधित किया जाता है, यानी कि संशोधन की जो शक्ति है वो भी किस में निहित है? केंद्र में निहित है। संविधान के किसी भी हिस्से में अगर संशोधन करना है तो वो इजीली से बहुमत के द्वारा हो जाता है। तो प्रोसेस जो है वो ज़्यादा कठिन नहीं है अन्य देशों की तुलना में। अगला है राज्य के विधेयकों पर वो वीटो। 12वां, राज्य के विधेयकों पर वीटो। वीटो यानी कि पावर जो होती है, राज्यपाल को विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रखने का अधिकार है। राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों पर वीटो प्राप्त है और वो विधेयक को पारित होने से एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है। राज्यपाल को ये अधिकार है कि वो कुछ विधेयकों को वीटो के लिए राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दे और राष्ट्रपति को ही ये अधिकार है कि राज्य में बनाए गए कानूनों को भी राष्ट्रपति चाहे तो एक बार रोक सकता है, दूसरी बार भी वीटो का इस्तेमाल करके उन कानूनों को रोक सकता है, कानून बनने से रोक सकता है विधेयकों को। अब ये तो थे 12 पॉइंट हैं हमारे कि संविधान में एकात्मक लक्षण जो है वो कौन से हैं, जो है बहिरंग भी कह सकते हो आप, अंतरंग भी कह सकते हो। संविधान में मेन जो एकात्मक लक्षण है वो यो हैं। तो सबसे पहली है इकहरी नागरिकता, दूसरा है संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, तीसरा है सशक्त केंद्र है, चौथा एकीकृत न्याय व्यवस्था है, पांचवा संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, आपातकालीन उपबंध है, राज्यसभा में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल की नियुक्ति, निर्वाचन व्यवस्था भी एकीकृत है। इसके अलावा राज्य के विधेयकों पर वीटो भी राष्ट्रपति कर सकता है, संविधान का लचीलापन भी है। तो ये 12 पॉइंट आपको बिल्कुल एज इट इज याद करने हैं।
ये आपके एकात्मक लक्षण हैं। अब उसके बाद संविधान में व्यवहारिक रूप से उपस्थित एकात्मक लक्षण कौन से हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। व्यवहारिक रूप से उपस्थित यानी कि लिखित रूप से संविधान में प्रयुक्त नहीं किए गए हैं। संविधान में इनका लिखित रूप से कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। कुछ ऐसे राजनीतिक तत्व हैं जिनमें एकात्मकता की वृद्धि भी हुई है और केंद्र में संघवाद का विकास भी हुआ है। व्यवहारिक रूप से इनके व्यवहारिक रूप से संविधान के व्यवहारिक रूप से उपस्थित एकात्मक लक्षण। अब इसमें क्या है, सबसे पहले व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री का चमत्कारिक व्यक्तित्व। मंत्री का चमत्कारिक व्यक्तित्व। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। उसके नाते संविधान का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक रूप में उन सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो भारत में नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व प्रभावशाली रहा है। कोई भी मुख्यमंत्री इनका विरोध करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मतलब ये जो तत्व हैं इनका संविधान में लिखित रूप से कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन ये तत्व व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से संविधान में पाए जाते हैं जो एकात्मकता की ओर इंगित करते हैं। तो वो क्या है? सबसे पहले है प्रधानमंत्री का चमत्कारिक व्यक्तित्व, यानी कि प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो इतनी चमत्कारिक है, वो इतनी इम्प्रेसिव है, पावरफुल है। जैसे नेहरू हुए थे, इंदिरा गांधी ये हुई थी, राजीव गांधी भी कह सकते हो, लाल बहादुर शास्त्री भी थे। और वर्तमान में इतिहास देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में विरुद्ध कोई कुछ नहीं कहता, सोच भी नहीं सकता, मुख्यमंत्री तक इनका विरोध नहीं कर सकते हैं। और अगर कभी किसी ने ऐसा किया तो उन्हें राजनीति से संन्यास लेना पड़ा। दूसरा है नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग योजना आयोग का नया नाम है। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। योजना आयोग जो था हमारा, उसी को मतलब उसका नाम चेंज कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। नीति आयोग की अध्यक्षता, जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष जो है पीएम होते थे, वैसे ही नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अब उसके बाद इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है, 3 पूर्ण सदस्य और 2 अंशकालीन सदस्य होते हैं। और इसका प्रमुख कार्य आयोग की योजनाओं को क्रियान्वित करना है। अर्थशास्त्री राजीव कुमार जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। आयोग की योजनाओं को लागू करना, क्रियान्वित करना इसका कार्य है। तीसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये तीसरा है। इसमें क्या है कि ये भी योजना आयोग की तरह देश की आर्थिक नीतियों को निर्धारित करता है। और ये परिषद भी संविधान की उपज नहीं है,
व्यवहार में राज्यों की योजनाओं संबंधी निर्णय, राज्यों की योजनाओं संबंधी निर्णय जो है वही राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC ही लेती है, राष्ट्रीय विकास परिषद ही लेती है। अब कई बार एग्जाम में आता है कि क्या राष्ट्रीय विकास परिषद संवैधानिक संस्था है? नहीं, ये संविधान की उपज नहीं है और नीति आयोग भी संविधान की उपज नहीं है, तो ये दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं नहीं हैं। अब है भारतीय संघवाद की प्रवृत्ति। देखिए 1947 से लेकर 49 के समय जब भारतीय संविधान निर्मित हो रहा था तो संघात्मक व्यवस्था के 3 मॉडल विकसित हो रहे थे। कौन कौन से? सहयोगी संघवाद, सहयोगी संघवाद। कब? जब 1947 से लेकर 49 तक भारत का संविधान बन रहा था उस समय। दूसरा एकात्मकतावादी संघवाद, एकात्मकतावादी संघवाद। और तीसरा है सौदेबाजी, तीसरा क्या है? सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था। उन्नीस सौ 1947 से लेकर 49 तक ये 3 मॉडल जो है वो विकसित हुए भारतीय संविधान में। संघात्मक व्यवस्था के ये 3 मॉडल विकसित हो रहे थे। संघीय व्यवस्था का तीसरा जो रूप था वो दूसरे मॉडल का ही विशिष्ट रूप था, यानी कि संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख मॉडल प्रथम 2 ही हैं। ये तीसरा जो था ये इसी का विकसित रूप था। तो कुल मिला के ये दोनों ही जो है सहयोगी संघवाद और एकात्मकतावादी, ये दोनों ही प्रमुख लक्षण रहे हैं। सहयोगी संघवाद का प्रयोग सबसे पहले A.H. बर्च ने किया। बर्च के अनुसार सहयोगी संघवाद वो व्यवस्था है जिसके अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों में सहयोग हो, राज्य सरकार केंद्र से प्राप्त अनुदान पर निर्भर हो, केंद्र राज्यों के विकास के लिए कार्य करे। तो कुछ एक संस्थाएं हैं जो सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था को दर्शाती हैं। अब हमने ये वाले गुण पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, तो इसके भी 2-3 कारण हैं, 2-3 लक्षण हैं, वो बता देते हैं कौन सा है। सबसे पहला तो यही है नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको मिटा दीजिए। ये नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद ये दोनों ही समवर्ती सूची और राज्य सूची दोनों के विषयों पर योजना बनाने का कार्य करती हैं। योजनाबद्ध विकास व योजना के अंतिम निर्णय लेने के लिए इन दोनों की स्थापना की गई है। दोनों ही समवर्ती सूची और राज्य सूची दोनों के विषय पर कानून बनाने का कार्य करती हैं। दूसरा वित्त आयोग है। वित्त आयोग वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा जो केंद्र और राज्य के मध्य वित्त संबंधी निर्णय लेता है। अनुच्छेद 280 के अनुसार हर 5 साल के बाद राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा और ये वित्त आयोग केंद्र और राज्य के मध्य आय और व्यय से संबंधित जो निर्णय है, वित्त से संबंधित जो निर्णय है वो लेते हैं। फिर उसके बाद है अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले आपसी विवादों का निपटारा करती है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अनुसार इसकी स्थापना हुई है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1992 में
अनुच्छेद 263 के अनुसार 1990 में, 1992 नहीं, यहाँ 90 लिख लीजिएगा, 1990 में इसकी स्थापना हुई। अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय जो परिषद है वो केंद्र और राज्य के बीच होने वाले आपसी विवादों का निपटारा करता है। कई बार राज्य जो है केंद्र के द्वारा जो बजट पास किया जाता है वो किसी राज्य में ज़्यादा कर दिया जाता है और किसी में कम कर दिया जाता है, तो उससे राज्य और केंद्र के बीच विवाद हो जाते हैं। तो ये अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में जब बनाई गई तो इसको मुख्य कार्य यही सौंपा गया आर्टिकल 263 के अनुसार कि ये केंद्र और राज्य के मध्य विवादों को पूरी तरह से सुलझाएगी, उनका निपटारा करेगी। तो ये थी हमारी संघवाद की प्रकृति। देखा आपने, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, सबसे पहले संघवाद की प्रकृति क्या थी, यानी कि भारतीय संघवाद जो है उसका क्षेत्र कहाँ तक था, उसकी प्रकृति क्या थी। तो उसमें मैंने बताया कि 47 से लेकर 49 तक ये 3 मॉडल यहाँ पर विकसित हुए, लेकिन सहयोगी संघवाद और एकात्मकवादी जो संघवाद था, इसका एकात्मकवादी का ही नाम बदलकर थोड़ा सा संशोधन करके सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था कर दिया गया। तो ये दोनों एक ही हैं, मतलब ये दोनों एक है और ये अलग है, तो 2 ही मॉडल हमारे यहाँ पर विकसित होते हैं। तो सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था कह लीजिए या एकात्मकवादी संघीय व्यवस्था कह लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, ये सब भारत में सहयोगी संघवाद की स्थापना करने वाली प्रमुख संस्थाएं हैं। संघात्मक व्यवस्था, इस प्रकार भारतीय संघवाद, सहयोगी संघवाद और एकात्मकतावादी संघवाद दोनों का मिश्रित रूप है। सहयोगी संघवाद और एकात्मकतावादी संघवाद दोनों का मिला जुला रूप है, मिश्रित रूप है। तो ये था हमारा संघवाद जो यहीं पर समाप्त होता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के बाद आप एक बार बुक से स्टडी करिए और उसमें से समझेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। खाली वीडियो यहाँ पर इनफ नहीं होगा, आपको खुद भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बस ये है कि वीडियो देखने के बाद आसानी से आप पढ़ पाएंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।